हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यस इन क्लासेस। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 6 नंबर का आप लोगों का आता है। दैट इज गवर्नमेंट बजट। वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। क्या क्या चीजें हैं पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, क्या क्या क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों की कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, शी इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश की? मिसेस निर्मला सीतारमन। हर साल 1 फरवरी को, कितनी तारीख को बेटा? 1 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी हमारा बजट आता है। 2017 तक ये लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी आता था। तो ये जो बजट है वो फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी आता है। और फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी के अंदर ये लोग अप्लाई करवाते हैं 1 अप्रैल से, मतलब 1 फेब को आ गया और आने वाले 1 अप्रैल से वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए पहले से ही बन के तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट बजट एक्चुअली होता क्या है? ये आप लोग इनके हाथों में देख रहे हो। ये गवर्नमेंट बजट है। अब की बार भी 1 फरवरी को ये लेके आई थी। ठीक है? तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली है क्या बेटा? गवर्नमेंट बजट कह रहा है ये एक एस्टिमेशन है, एक स्टेटमेंट है, एक रिकॉर्ड है, जो सरकार के होने वाले खर्चे और सरकार की होने वाली इनकम को दर्शाता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट व्हिच शोज़ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी फिस्कल ईयर। ठीक है? फाइनेंशियल बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स में इसको आप वर्ड दे सकते हो, फिस्कल ईयर। एक साल में गवर्नमेंट के कितने खर्चे होने वाले हैं, कितनी इनकम होने वाली है, सारी कहाँ पे लिखी होंगी? गवर्नमेंट बजट में पहले से तैयारी करी जाती है। मतलब गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट बजट को बनाने के पीछे पर्पस है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर पास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले 1 साल में हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमें कितना सुधार करना है और कैसे उसे करना है। तो आई होप आप लोगों को गवर्नमेंट बजट की एक डेफिनिशन थोड़ी-सी समझ में आई होगी, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गवर्नमेंट बजट की, तो एक ये क्या है बेटा? ये एक स्टेटमेंट है व्हिच शोज़ एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी फिस्कल ईयर। 1 साल में कितने खर्चे होने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन का 3 से 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव का पूछना ही जाना है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो कुल मिला के टोटल आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। दीज आर 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिनको मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा और पूरा अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो में बने रहना साथ साथ में। सबसे पहला हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को मैं एक और नाम से जानता हूँ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। दिस इज द अदर नेम, दिस इज द अदर नेम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कह रहा है गवर्नमेंट का क्या एम होता है? कह रहा है गवर्नमेंट का एम होता है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो देखो हमारे में और अंबानी में कुछ फर्क तो होगा ना। ठीक है? तो वो लोग क्या काम करते हैं, जब गवर्नमेंट बजट लाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अमीरों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो कम हो सके। सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, क्या अमीरों को मिलती है? अमीरों को नहीं मिलती, गरीबों को मिलती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट का एम होता है किसी तरीके से भी ये जो गैप है ना, इसको कम से कम किया जाए। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कह रहा है गवर्नमेंट यूज़ बजटरी पॉलिसीज़। बेटा बजटरी पॉलिसी 2 होती है, एक टैक्स होती है और दूसरी होती है आपकी सब्सिडीज़। ठीक है? एंड फिस्कल इंस्ट्रूमेंट सच एज़ टैक्स एंड सब्सिडीज़। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस डिसीजन बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। एग्जांपल एलपीजी कनेक्शन। एक योजना लाए थे मोदी जी, दैट इज़ उज्ज्वला योजना। ठीक है? उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को एक सिलेंडर दिया जा रहा था। ठीक है? एलपीजी कनेक्शन जो गाँव के अंदर आपने देखा होगा, आज भी चूल्हा है ना, लकड़ियों से जल रहे होते हैं। ठीक है? वो लोग बेचारे गाँव से लकड़ी लाते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एम किया कि इनको कैसे भी करके सिलेंडर पहुँचाए जाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट एक योजना लेके आई अपने बजट के अंदर, दैट वाज़ उज्ज्वला योजना। उसके तहत हर एक घर के अंदर उन्होंने सिलेंडर को फ्री में पहुँचाया था। ठीक है? तो ये एक पहला आप लोगों का बेटा पॉइंट था। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि बेटा इकोनॉमिक्स वर्ड पे खेल रहा हूँ, कीवर्ड के ऊपर खेल रहा हूँ। सारी चीज़ें जो लिखी है ना, वो लिखी है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर लिख के आनी है और इन्हीं को आपको याद भी करना है। पहला ऑब्जेक्टिव आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव कहता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करना है ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर एज़ वेल एज़ सोशल वेलफेयर दोनों बने रहें। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब
इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट मोटिव भी बना रहे सरकार का और सरकार लोगों का भला भी करती रहे। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी तो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एम टू रिएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। डायरेक्ट टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है उन प्रोडक्शंस को जो हार्मफुल होते हैं फॉर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अब की बार के बजट में दिया देखा होगा टबैको की प्राइसेस और एक बात कर सकते हैं सिगरेट वगैरह हो गई, इन सब के प्राइसेस ना अल्कोहल के प्राइसेस गवर्नमेंट ने एकदम से इंक्रीज़ कर दिए। इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए ताकि हार्मफुल कंजम्पशन जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एकदम से क्या हो सके, डाउन जा सके और जो प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल खादी प्रोडक्ट्स एंड ऑल, इन सब की एनकरेज करने की गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि एनकरेज करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बाय गिविंग देम सब्सिडीज़। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए है, हमारे वेलफेयर के लिए होंगी, उनको तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है, बट जो हार्मफुल है, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, ये सब चीज़ों की गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ। तो पहला पॉइंट हो गया गवर्नमेंट का टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज़ क्लियर हुआ। इसके अंदर बेटा सेकंड पॉइंट आता है directly producing goods and services. There are many non-profitable economic activities which are not undertaken by private enterprise like water supply, sanitation, law and order, national defense. These are called public goods. यार बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है ना जो प्राइवेट सेक्टर नहीं संभालता। नेशनल डिफेंस क्या अंबानी और अडानी संभालते हैं? नहीं संभालते। क्या लॉ एंड ऑर्डर को वो संभालते हैं? नहीं संभालते। सड़कों पे झाड़ू लगनी होती है, क्या वो संभालते हैं? नहीं संभालते। पार्कों की सफाई होनी होती है, क्या वो संभालते हैं? नहीं संभालते। इन सब का ख़्याल कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। आप भी देखते होंगे आपके घर के बाहर झाड़ू लग रही होती है, ठीक है? रोड पे खड़े होते हैं लोग, सुबह-सुबह झाड़ू लगा रहे होते हैं। नालियाँ आपके यहाँ पे साफ़ हो रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पार्कों को मेंटेन किया जाता है। क्या ये सब प्राइवेट सेक्टर कर रहा होता है? ये प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा होता, ये सब कर रहा होता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। इन्हीं गुड्स को बोलते हैं पब्लिक गुड्स। यहाँ पे 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक गुड्स और एक होते हैं बेटा प्राइवेट गुड्स। ध्यान से समझना कौन से होते हैं पब्लिक गुड्स, कौन से होते हैं प्राइवेट गुड्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो ये है पब्लिक गुड्स। लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है रोड के ऊपर। एक बात बताओ, क्या उसकी लाइट स्पेशली अमीरों को ही मिलेगी? क्या गरीब उसके अंदर गाड़ी नहीं चला सकता है, पैदल नहीं चल सकता? सबके लिए बेनिफिट बराबर है ना? अगर एक कंज़्यूम कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अमीर-गरीब सब बराबर है। घर के बाहर झाड़ू लग रही है तो वो उसकी सफाई का फ़ायदा ना सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अमीरों को अलग मिलेगा, गरीबों को अलग मिलेगा। प्राइवेट गुड्स क्या है जैसे आपकी गाड़ी होगी। भाई गाड़ी आपने खरीदी तो गाड़ी का तो फ़ायदा आपको ही मिलेगा ना। बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। चॉकलेट आपने खरीदी आप ही का फ़ायदा होगा। इनको बोलते हैं प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? कह रहा दे आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एन्जॉयिंग बेनिफिट। आप किसी को भी ना बेनिफिट एन्जॉय करने से दूर नहीं कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? पब्लिक गुड्स का है ना क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है कि जो पब्लिक गुड्स है वो नॉन राइवल होते हैं। कह रहा है बेनिफिट इज़ अवेलेबल टू ऑल एग्जाम्पल पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क है, क्या उसमें अमीर ही जा सकता है? उसमें गरीब नहीं जा सकता? हर कोई जा सकता है ना? कह रहा है कि इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, किसी को आप दूर नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। इवन इफ सम कंजम्पशन do not pay it. Consumers do not pay it. It is difficult to collect fees for the public. These are called free riders. कह रहा है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम चला दी कि जिसके अंदर पैसे देने पड़ेंगे, अगर कुछ लोग नहीं भी देते हैं इन केस, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सुबह-सुबह कलेक्शन के लिए ना कूड़े वाले आते हैं, तो वो जब कलेक्ट करते हैं तो उसकी एक पेमेंट जाती है गवर्नमेंट। अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। कूड़ा तो उठाया ही जा रहा है ना आपके यहाँ। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री राइडर्स। क्लियर हुआ? नॉन राइवलरियस है, दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबल है पब्लिक में। ये दोनों पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों के दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं। प्राइवेट गुड्स क्या है? बेनिफिट ऑफ दीज़ एक्रू टू पीपल हू पे फॉर देम। जिन्होंने इनके लिए पे किया है बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा, आपको या मेरे को नहीं मिलेगा। मैंने बिस्किट का पैकेट खरीदा उसे मैं ही खाऊँगा, मैं आपको नहीं खिलाने वाला। या आपके लिए अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हो गया बिस्किट परचेज़, चॉकलेट परचेज़, कार परचेज़। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ क्या हैं? अरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं जैसे रेलवेज़ हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है? इन सबको मैनेज करने का भी काम किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट है ना अपने बजट के अंदर स्पेशल इन लोगों के लिए या इन चीज़ों के लिए, इन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग-अलग बात करती है। गवर्नमेंट अलग से बजट लेके आती है कि रेलवे को सँभालना है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है एक तरीके से कह सकते हैं। रेलवे भारत का सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? उसको सँभालना सोचो, है किसका वो? गवर्नमेंट का ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ को मैनेज करना है पोस्ट ऑफिस।
आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस जहाँ से आपको एक दूसरी जगह पे चीज़ों को पोस्ट करना होता है, ठीक है? इससे सस्ता पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़, इससे सस्ता कोई कॉम्पिटिशन नहीं आता, ठीक है? रेलवे की अगर मैं बात करूँ, बेटा रेलवे में जितनी सस्ती आपको टिकट मिल जाती है ना, किसी और ट्रांसपोर्ट से आप नहीं जा सकते। पोस्ट ऑफिस, आप प्राइवेट वालों को उठा लो और अपने पब्लिक सेक्टर का पोस्ट ऑफिस ये जो इंडियन पोस्ट है, उसको उठा लो। दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ जाए, ठीक है? कह रहा है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ क्या कहता है? गवर्नमेंट मेक्स सम पॉलिसीज़ टू एनकरेज एंड मैनेज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ बाय गिविंग देम फाइनेंशियल एंड एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है? हर साल बजट में आता है, इस बार यहाँ से रेलवे ट्रैक बनेगा, इस बार वंदे भारत बनेगी, इस बार ये वाली ट्रेन बनेंगी। आप लोग देखते रहते होंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, दीज़ आर नेचुरल मोनोपोलीज़। ये नेचुरल मोनोपोलीज़ क्या होती है? फटाफट से देख लो एक बार नीचे। इट एक्सिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट व्हिच इज़ लोअर देन ऑफ मैनी कंपीटिंग फर्म। क्या कोई इंडिया के अंदर रेलवे से सस्ती रेलवे चला सकता है? नहीं चला पाएगा। पोस्ट ऑफिस बहुत सारे हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक है? डेलीवेरी भी है, आपका डीटीएच भी है, कई सारे बैठे हुए हैं, ट्रैकॉन भी है, ठीक है? बट कोई भी पोस्ट ऑफिस से सस्ता आपको पोस्ट नहीं करके दे सकता। इसीलिए इनको नेचुरल मोनोपोली मोनोपोली क्या है? मार्केट के अंदर अकेले बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे आ जाओ, प्राइवेट सेक्टर जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर घुस गया ना, उस दिन आपका बिल ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑटोमैटिकली हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। इनको क्यों मैनेज किया जाता है? इनको मैनेज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए इनको मैनेज करके चलते हैं। आई होप ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? इनके बेटा स्क्रीनशॉट्स ले लेना, बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिएगी, तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और टेलीग्राम चैनल आपको लिंक के अंदर मिलने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो आपको पता है ये फ्लक्चुएशंस चलते हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है? बिज़नेस कभी बूम पे जाता है, दिवाली के टाइम पे आप देखते हो बिज़नेस है ना बूम पे चल रहा होता है। कभी बिज़नेस आप लोगों का बिल्कुल डाउन जा रहा होता है, ठीक है? दीज़ आर सम सिचुएशंस ऑफ बिज़नेस, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। को इकोनॉमी को स्टेबल करना होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपना एम लेके आती है अपने बजट के अंदर। गवर्नमेंट बजट इज़ टू प्रिवेंट द बिज़नेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो जब महँगाई आई, ठीक है? और जब मंदी छाएगी, टाइम पे गवर्नमेंट को किसी तरीके से भी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी की मैं जनरली बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईरान में और यूएसए के अंदर वॉर छिड़ रखी है। अब ईरान और यूएसए के अंदर जब वॉर छिड़ रखी है, उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेज़, डीज़ल के प्राइसेज़ हाइक पे जाने वाले हैं। लोगों ने ना भीड़ लगा ली पेट्रोल पंप के आगे कि हमारे पास नहीं बचा। गवर्नमेंट ने कह दिया 25 दिन का तेल है। उधर से रूस का भी जवाब आ गया, नहीं भाई तेल हम पहुँचा देंगे। ठीक है? अगर भारत खरीदना चाहता है तो हम तेल की कमी नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट का एम यही होता है कि ऐसा ना हो कि महँगाई छा जाए। पता चला ₹500 लीटर पे पेट्रोल पहुँच जाए। क्या करेगी फिर इकोनॉमी? कैसे बेचारा एक गरीब आदमी कैसे अपनी गाड़ियाँ चलाएगा? एक मिडल इनकम ग्रुप वाला जो बंदा है एमआईजी वाला, वो कैसे काम करेगा? उसको समझने के लिए गवर्नमेंट बजट के अंदर एक पूरा एम रखती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, कि कोई भी फ्लक्चुएशन अगर आ रही है, महँगाई की या मंदी की, उनको कैसे भी कंट्रोल कर तो ये महँगाई कब होती है? महँगाई को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब आता है बेटा जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब देश की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। ऐसे केस में गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने खर्चों को कम कर दे। गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करेगी तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बेटा महँगाई बढ़ती क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। पैसा कैसे आया? मान के चलो गवर्नमेंट ने कहा फ्लाईओवर बनाएँगे गवर्नमेंट ने हज़ार करोड़ का खर्चा किया। हज़ार करोड़ का जब गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा तो वो हज़ार करोड़ रुपए लोगों की जेब में आए होंगे। भई कोई सरिये वाला है, कोई रेत वाला है, कोई ईंट वाला है, कोई लेबर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई मशीन वाला है, हर किसी के पास पैसा पहुँचा। जब आपकी जेब में पैसा पहुँच जाएगा तो आप लोग महँगाई करनी शुरू करोगे, डिमांड करनी शुरू करोगे। डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमैटिकली महँगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट का एम आ जाता है कि जैसे ही महँगाई होगी उसे कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं? अपने खर्चों को ही कम कर देंगे। और जैसे ही मंदी छाएगी, जब एग्रीगेट सप्लाई इज़ मोर देन योर एग्रीगेट डिमांड, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देगी, ताकि लोगों तक पैसा पहुँचे। लोगों तक पैसा पहुँचेगा, लोग डिमांड करेंगे तो ऑटोमैटिकली डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमी में पैसा भी फ्लो होता रहेगा। आई होप ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी आपको आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है बेटा, थोड़ा-सा ध्यान से समझ के चलना है इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बेटा इकोनॉमी देखो कैसे ग्रो करती है। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें फोकस करना है ऑन दी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम में बड़े अच्छे से समझाया था कि जीडीपी क्या है? हमारे देश में कितना सामान बनता है? हमारे देश में जितना ज़्यादा सामान बनेगा ना, उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का मेन एम है रियल जीडीपी को बढ़ा दो कैसे भी करके। जैसे ही जीडीपी बढ़ेगी,
ऑटोमैटिकली इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी। इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव, इट स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्ट। अगर देखो गवर्नमेंट ने टैक्स में रिबेट दे दिया, रिबेट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है? गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर छूट दे दी कि भैया लो, टैक्स छोड़ दिया, अब बताओ क्या करोगे? सेविंग हुई, लोगों के पास सेविंग होगी तो लोग क्या करेंगे उसे? मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमैटिकली फर्म के पास पैसा पहुँचेगा, फर्म के पास पैसा पहुँचेगा, इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक है? अगला, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा ऑफ एन इकोनॉमी एनहांसेस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया लाइट पे, रोड पे, डैम्स पे, मतलब ऐसी जगहों पे भी रोड्स बना देती हैं कि आने-जाने के लिए कभी भी कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बना। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे क्यों बनाया गया? ये ट्रांसपोर्टेशन को ईज़ी करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे के अंदर विद, मैं बता रहा हूँ कि 120 की स्पीड है तो ऑटोमैटिकली आप 10 से 12 घंटे के अंदर आप सीधा का सीधा मुंबई तक पहुँच सकते हो। ठीक है? इतना ईज़ी कर दिया ट्रांसपोर्टेशन को। रीज़न क्या है? रीज़न है किसी भी तरीके से इंफ्रा को बढ़ाओ ताकि सामान इधर से उधर ले जाने में कोई ज़्यादा दिक्कतें ना हो आप लोगों को। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रा ऑफ एन इकोनॉमी एनहांसेस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द डिफरेंट सेक्टर, ये हमने पढ़ ही लिया। बिफोर प्लानिंग दिस गवर्नमेंट शुड चेक द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्स रेट। कह रहा है कि इनको करने से पहले ना गवर्नमेंट पहले महँगाई को देखती है। ऐसा तो नहीं है कि महँगाई बढ़ रही है। अभी हमने बात करी थी ना कि अगर महँगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी। तो गवर्नमेंट चेक करेगी पहले इन्फ्लेशन तो नहीं है। इन्फ्लेशन नहीं है तो इन्हें रोकेगी थोड़ी देर। ठीक है? और दूसरा टैक्स का, कि टैक्सेस कुछ ज़्यादा कम तो नहीं है। उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट अपना खर्चा करना शुरू करेगी इंफ्रा। होप यहाँ तक का आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ। एंड लास्ट वन, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। ये देख रहे हो गाँव का एरिया, ये देख रहे हो मॉल बन गया। गवर्नमेंट का एम क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है भाई सुनो, आप लोग अपनी फर्म खोलो बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया का मतलब बिल्कुल जो पिछड़ा गाँव है, पिछड़ी जगह है, जहाँ पे कुछ भी नहीं। आप अगर अपनी कंपनी वहाँ पे खोलते हो, अपनी फर्म को वहाँ पे खोलते हो, हम सपोर्ट करेंगे। हम कैसे सपोर्ट करेंगे? आपको टैक्स में छूट देंगे। हम आपको सपोर्ट करेंगे कि हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ कर देंगे। इवन आपको लोन प्रोवाइड कराएँगे जो कम इंटरेस्ट रेट पे रहेगा। बट कंडीशन ये है कि आपको बैकवर्ड एरिया के अंदर उसको खोलना है। बैकवर्ड एरिया में खोलोगे तो ऑटोमैटिकली जब कोई फर्म पहुँचेगी ना, तो वो गवर्नमेंट से भी कहेगी और खुद भी कोशिश करेगी वहाँ की डेवलपमेंट करने की। और जब डेवलपमेंट होगा तो हर जगह पे ना गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकती बेटा। कुछ कदम तो हमें भी उठाने पड़ेंगे, कुछ कदम कंपनियों को भी उठाने। और जब कंपनियाँ और हम मिलके कदम उठाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली इकोनॉमी आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। पॉइंट पढ़ते हैं। थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो पैसों से आप लोगों के बैकवर्ड एरिया है ना, कोशिश है कि उनको किसी भी तरीके से वहाँ पे सेटअप किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑटोमैटिक हो जाएगी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड। एसईजेड स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। ये क्या है बेटा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन? स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स वो होते हैं जहाँ पे एक एरिया दे दिया गया, पूरी बाउंड्री बना दी गई, उसके अंदर कंपनियाँ हैं। उन कंपनियों को अलाउ होता है आउट ऑफ इंडिया ही सामान बेचना, ठीक है? उन्हें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है। वो एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी तुम एक्सपोर्ट करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। हमें तो चाहिए भी यही कि फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ सके। ठीक है? बीओपी वाला चैप्टर पढ़ना थोड़ा-सा क्लियर होगा वहाँ से आप लोगों को। ठीक है? तो बैकवर्ड रीजन के अंदर कोशिश करती है कि गवर्नमेंट इस तरीके से अपने सेटअप को लगाए। तो दीज़ आर 6 ऑब्जेक्टिव्स बेटा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने ना आप लोगों की स्लाइड्स बनाई है। जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वही लिखी हुई हैं। इन 6 ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेटा अब बात करते हैं कंपोनेंट की। मैंने पहली ही डेफिनिशन के अंदर जब आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक एस्टिमेटेड रिसीट आता है और एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आता है। तो इसी की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की 2 चीज़ें हैं, एक बजटेड रिसीट, एक बजटेड एक्सपेंडिचर। रिसीट कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार। एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी कितने तरीके के हैं? रेवेन्यू और कैपिटल। 2 एक्सपेंडिचर, 2 रिसीट। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? या अब होता क्या है ये रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? देखो बेटा जब वर्ड रेवेन्यू आ जाए, इसका मतलब होता है सिंपल सा नॉन रिकरिंग, सॉरी, अ, इसका मतलब होता है रिकरिंग। और जहाँ पे वर्ड कैपिटल आ जाएगा
कैपिटल रिसीट हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, इसका मतलब होता है बेटा नॉन रिकरिंग, ठीक है? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग समझ में आ रहा है? ऐसे खर्चे जो बार-बार हो रहे हों, ऐसी इनकम जो बार-बार आ रही हो, उन्हें बोलेगा रिकरिंग। ऐसे जो सालों में एक बार हो रहे हों, रिपीटेडली ना हो रहे हों, उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज़ एक्सपेंडिचर व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। Capital receipt are those receipts which are non-recurring in nature. Revenue receipt are those receipts which are recurring in nature. Revenue expenditure are those expenditure which are recurring in nature. पहली डेफिनेशन क्लियर हुई। जहां रेवेन्यू वहां रिकरिंग, जहां कैपिटल वहां नॉन रिकरिंग। क्लियर? अब इसकी ना डेफिनेशन बहुत ज्यादा ना घुमा देती है बच्चों को, क्योंकि एक जैसी डेफिनेशन है चारों की। ये तो मैंने एक पॉइंट बता दिया, उसका जो डेफिनेशन आप लोगों को देखनी है ना, उसको मैं समझाऊंगा बेटा इस डायग्राम से। ठीक है? चार्ट के थ्रू जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, एक को याद कर लो, बाकी चारों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे देखो बेटा, रेवेन्यू रिसीट, उसके आगे लायबिलिटीज को बढ़ाना और इधर असेट्स को कम कर देना। तो कैपिटल रिसीट पे भी सेम चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे अपोजिट कर देना, कि यहाँ पे आप लोगों ने असेट्स को बढ़ा दिया और लायबिलिटीज को कम कर दी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी असेट्स को बढ़ा दिया और लायबिलिटीज को आपने कम कर दी। तो डेफिनेशन कैसे समझनी है, और इन दोनों के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया। इन दोनों के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया। कैसे डेफिनेशन बनेगी? रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट व्हिच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, क्रिएट मतलब बढ़ाती नहीं है, और असेट्स को कम करती नहीं है। रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट व्हिच नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट। होगी डेफिनेशन, ठीक है? कैपिटल रिसीट की याद करो। कैपिटल रिसीट आर दोज रिसीट व्हिच ईदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूसेस। आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट असेट, क्रिएट मतलब बढ़ाता नहीं है असेट को, व्हिच नीदर क्रिएट, और नॉर रिड्यूसेस, नॉर मतलब क्योंकि क्रॉस लगा रखा है, नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी। आ रहा है कुछ समझ में? अब देखो चारों की डेफिनेशन ऐसी थी, इसी की वजह से मेरे को ये डायग्राम बनाना पड़ गया, कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को ना पूरी की पूरी डेफिनेशन एक बार में आ जाए, और इसके बीच में डिफरेंस का आना ही आना है। ठीक है? या तो इससे कोई पॉइंट पूछ लेंगे, या आप लोगों से कुछ चीज़ पूछ लेंगे। सर ये दोनों के दोनों एक बार दोबारा से समझा दो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है? फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मैंने गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदी कौन-सा खर्चा है? कैपिटल, क्योंकि सालों में एक बार खरीदी। बट उसमें जो पेट्रोल डल रहा है, दैट इज़ माय रेवेन्यू, बार-बार डल रहा है। मैंने फ़ोन खरीदा, कौन-सा खर्चा है? कैपिटल, बट उसका रिचार्ज हो रहा है, वो कौन-सा है? रेवेन्यू। ऐसे ही सरकार के भी खर्चे हैं। सरकार ने डैम बनवा दिया, सरकार ने पुल बनवा दिया, सरकार ने रेलवे ट्रैक बना दिया, कौन-सा खर्चा है? कैपिटल। और सरकार सैलरी दे रही है, सैलरी के साथ इंटरेस्ट भी दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, दीज़ आर देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम में बात करें, सरकार के पास रेगुलर इनकम क्या आ रही है? फीस का पैसा, फाइन्स का पैसा, चालान का पैसा, टैक्स का पैसा, जीएसटी, इनकम टैक्स, रेगुलर आता है ना हर महीने, हर साल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है सरकार की? मान के चलो सरकार ने किसी से लोन ले लिया, ठीक है? भई लोन डेली थोड़ी ले रही है। कोई सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो कौन-सी रिसीट आ जाएगी? कैपिटल। जो सालों में एक बार हो वो कैपिटल, जो बार-बार हो वो रेवेन्यू। क्लियर हुई डेफिनिशन? ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें, मैंने इनकी डेफिनिशंस लिख रखी है। बजटेड रिसीट क्या है? कह रहा है कि इट शोज़ द एस्टिमेटेड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ड्यूरिंग द एनी फिस्कल ईयर। 2 होती है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट आर दोज़ रिसीट व्हिच नीदर क्रिएट द लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, मैंने पूरा-पूरा समझा दिया। कैपिटल रिसीट आर दोज़ रिसीट व्हिच नीदर ईदर क्रिएट द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट। ऐसे ही मैंने एक्सपेंडिचर बताया कि साल में सरकार के कितने खर्चे होने वाले हैं, ठीक है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग एनी, मतलब सरकार के कितने खर्चे हैं, प्लान्ड हो, नॉन प्लान्ड हो, डेवलपमेंट पे हो, नॉन डेवलपमेंट पे हो। ऐसे कौन-कौन से खर्चे हैं? 2 खर्चे बेटा, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल कौन से हैं? व्हिच ईदर क्रिएट असेट, देखो असेट खरीदा। सरकार ने फॉर एग्जांपल मान के चलो बिल्डिंग खरीदी। एक बिल्डिंग खरीदी, सरकार का खर्चा हुआ ना, ठीक है? असेट बढ़ गया, कौन-सा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने अपने लोन की रीपेमेंट कर दी, लायबिलिटी कम हुई, ठीक है? कौन-सा खर्चा है? कैप, ठीक है? ये बेटा इसके एग्ज़ाम्पल ना अप डाउन करने हैं। ये वाले एग्ज़ाम्पल आपके रेवेन्यू के, और ये वाले आपके कैप, ये ऊपर-नीचे हो गया थोड़ा-सा, थोड़ा देख लेना इसके अंदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? आर दोज़ एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट असेट और नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी। ये वाले एग्ज़ाम्पल अगेन बता दूँ कैपिटल के हैं, और ये वाले एग्ज़ाम्पल बेटा रेवेन्यू के हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई बहस मत करने बैठ जाना।
ठीक है? ह्यूमन एरर, हो गई गलती, ठीक है? बात करते हैं बेटा रेवेन्यू रिसीट की। चारों रिसीट को क्लियर करवाता हूँ, फिर डेफिसिट की बात करते हैं, खत्म करते हैं कहानी को। जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा बताता हूँ आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें कब होती हैं। ठीक है? बजट कब आता है? 1 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हू इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिसेस निर्मला सीतारमण। ठीक है? रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट आर दोज़ रिसीट व्हिच ईदर नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी असेट। तो देखो बेटा रेवेन्यू रिसीट है ना 2 तरीके की होती है। एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है? टैक्स में कौन-कौन से आते हैं? एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? डायरेक्ट टैक्स सबसे पहली चीज़ इंडिविजुअल पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स लोगों की इनकम के ऊपर लगता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन एक से दूसरे पे शिफ्ट, मैंने पैसा कमाया मैं ही भरूँगा, मेरे पापा नहीं भरेंगे। कौन-सा टैक्स है ये? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ पहले जीएसटी आप लोगों ने सुना। जीएसटी क्या है? किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज़ पे, सबसे पहली चीज़। ठीक है? जीएसटी एक बंदे से दूसरे के ऊपर बेटा शिफ्ट होता रहता है। ठीक है? मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने सामान बनाया, मैं उसको होलसेलर से कवर करूँगा, होलसेलर रिटेलर से लेगा, रिटेलर कंज्यूमर से लेगा। तो मतलब जो चीज़ आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, डायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप आगे भेजते हो रिटेलर को, रिटेलर वाला होलसेलर को, होलसेलर वाला मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर जाके गवर्नमेंट को देता है अपना। क्लियर हुआ? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सोसाइटी के हर एरिया में एक छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बंदा, हर कोई टैक्स पे करता है। ठीक है? एक ₹1 की टॉफ़ी भी खरीदते हो ना, उसपे भी टैक्स जा रहा होता है। बट इनकम टैक्स सोसाइटी के हर एरिया में नहीं है, आप लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। ठीक है? इनकम टैक्स कौन पे करेगा? जो इनकम कमा रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। मैं इसको है ना पूरा डिटेल में भी वापस से आपको डिफरेंस समझाऊँगा, क्योंकि इसका डिफरेंस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम क्वेश्चन उठा के देखो ना, कई बार पूछा जा चुका है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट में नॉन टैक्स कौन-सी होती है? नॉन टैक्स का मतलब जिस पे टैक्स ना आ रहा हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने अपनी ऑर्गनाइज़ेशन खोली हुई, अपनी फर्म्स खोली हुई हैं, अपनी कंपनीज़ खोली हुई हैं, जिन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। वहाँ से प्रॉफिट कमा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वहाँ से पैसा कमा रही है, ठीक है? दैट इज़ प्रॉफिट। दूसरा लाइसेंस फीस, आप कुछ भी चीज़ बनवाने के लिए जाते हो, उसकी लाइसेंस फीस लगती है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे, उसके लिए लाइसेंस फीस। आप अगर कोई मेडिकल खोल रहे हो, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी लाइसेंस फीस। फूड के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसकी लाइसेंस फीस। एक इनकम गवर्नमेंट की एक हो गई। अगला होता है गवर्नमेंट का एसचीट। एसचीट का मतलब क्या होता है बेटा? एसचीट का मतलब है कि कोई अगर बंदा मर गया और उसका कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है? उसके मरने के बाद उसके फैमिली में से कोई नहीं बचा, कोई उसके लीगल हायर नहीं, सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सरकार की। सारा पैसा किसका हो गया? गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं एसचीटी, ये भी गवर्नमेंट की एक इनकम हो गई। अगला आता है बेटा फ़ोर फीचर्स। फ़ोर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। अगर आपने कुछ गलती करी, सरकार क्या करेगी? जब्त कर लेगी। अभी आप यूपी में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। कुछ भी आपने गलत किया, सरकार सीधा जब्त करती है चीज़ों को। आपके है ना घरों को छीन लेगी, इनकम छीन लेगी, सब चीज़ों को जब्त कर लेगी, दैट इज़ फ़ोर फीचर। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट की एक इनकम है इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है दूसरे देशों को भी। भाई ले रखा है तो दे भी तो रखा है छोटे-छोटे देशों को। वहाँ से क्या आ रहा है गवर्नमेंट के पास? इंटरेस्ट। ये भी गवर्नमेंट की बिना टैक्स की इनकम है। और फीस, आप कुछ भी चीज़ बनवाने जा रहे हो, अपना कोई सर्टिफ़िकेट बनवाना है, उसकी आपको फीस देनी होती है। हर चीज़ की गवर्नमेंट ने अपनी-अपनी फीस डिसाइड की हुई है। ठीक है? फाइन्स एंड पेनल्टीज़, इसको तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, चालान वगैरह हो गए। आपने गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना तो गवर्नमेंट ने अपने फाइन्स लगा दिए, पेनल्टीज़ लगा दी। अगला गिफ्ट एंड ग्रांट, गवर्नमेंट के पास बहुत गिफ्ट एंड ग्रांट्स आते रहते हैं, ठीक है? दैट इज़ आल्सो इनकम। एक होता है स्पेशल असेसमेंट, लास्ट वन। स्पेशल असेसमेंट कैसी इनकम है गवर्नमेंट की? स्पेशल असेसमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कहा, सुनो, मेरे डेवलपमेंट की वजह से आपकी ज़मीन के रेट बढ़े हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो एक ये गाँव था, इस गाँव के पास से ना हाईवे निकल गया, इधर से मेट्रो बन गई, इधर इन्होंने एक काम किया कि इधर से इन्होंने चलो हाईवे निकाल दिया, इधर से मेट्रो भी निकाल दी, इधर बड़ी सारी कंपनीज़ बना दी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश करके। इस ज़मीन की रेट क्या हो गए ऑटोमैटिकली बढ़ गए। गवर्नमेंट कहेगी स्पेशल असेसमेंट का टैक्स देना पड़ेगा। एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ जेवर एयरपोर्ट, तो नोएडा का कह रहे हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है। ठीक है? गाँव में है ना बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था। जैसे ही वहाँ एयरपोर्ट पहुँचा, ऑटोमैटिकली वहाँ की ज़मीनों के रेट ना आसमान छू गए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया सुनो, आपकी रेटों के प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, आपकी ज़मीनों के प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा।
टैक्स किस तरीके से दिया जाता है सर, हम तो टैक्स नहीं देते ऐसे, फिर टैक्स तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने आप ले लेगी आप लोगों से टैक्स, ठीक है? इस तरीके से कि आपको जब किसी को सेल करते हो ना अपनी ज़मीन को, तो आपको है ना रजिस्ट्री अमाउंट देनी पड़ती है, आपको रजिस्ट्री करवानी होती है ना अपने नाम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% रजिस्ट्री देनी है। पहले आपकी ज़मीन 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख पे 5% कितने रुपए चले गए बेटा, 50,000 रुपए, ठीक है? आज उस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई, आप 1 करोड़ में बेचने के लिए जाओगे, ठीक है? आप इसको लेके कहाँ पे जाओगे? रजिस्ट्री करवाने, इसी 5% की इनकम आज भी लगेगी। तो 10 लाख पे 5% कितना था? 50,000, 1 करोड़ पे 5% कितना आ जाएगा? 5 लाख। ले लिया गवर्नमेंट ने 4,50,000 एक्स्ट्रा, ठीक है? गवर्नमेंट को मत सोचो कि गवर्नमेंट तुम पे कोई पैसा छोड़ने वाली है कि सर हमारी तो ज़मीन है, हमारे प्लेट में। गवर्नमेंट अपने आप ले लेगी आने वाले टाइम पे। दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट, ये गवर्नमेंट की एक इनकम होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों के पॉइंट क्लियर हुए। अब मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये आप लोगों के सामने पूरा का पूरा वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मीनिंग की बात करते हैं, कह रहा है डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम पे लगती है, वेल्थ पे लगती है बंदे के और डायरेक्टली किसको पे की जाती है? गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगते हैं? गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं, ठीक है? कलेक्टेड फ्रॉम द बायर एंड अनदर पर्सन सेलर एंड पेड बाय द हिम टू द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। खुद डायरेक्टली नहीं देता, वो सेलर को जाके देता है, सेलर गवर्नमेंट को जमा कर रहा है, ठीक है? कह रहा है कि ये उसी बंदे पे लगता है जो पैसा कमा रहा है। कह रहा है ये बर्डन जो है इसका एक से दूसरे पे शिफ्ट होता रहता है। कह रहा है फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन इम्पोज्ड ऑन द सेलर बट कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड पेड बाय सेलर। कह रहा है कि इसको है ना कंज्यूमर से तो कलेक्ट किया जाता है, इम्पोज़ होता है अलग-अलग बंदों पे। पर फाइनली कलेक्ट कंज्यूमर से करेंगे और सेलर होगा जो गवर्नमेंट को देगा। बर्डन की बात करूँ, बर्डन एक से दूसरे पे शिफ्ट होता नहीं है डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन एक से दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। इवेज़न, टैक्स इवेज़न इज़ पॉसिबल, टैक्स इवेज़न मतलब टैक्स की चोरी करना। यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सामान के हिसाब से टैक्स लगता है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे टैक्स की आपने मान के चलो ₹100 का सामान खरीदा, 100 पे ₹18 का जीएसटी लगा। तो ये ₹18 गवर्नमेंट को भी पता है कि टैक्स लेना ही लेना है। यहाँ पे टैक्स इवेज़न मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे टैक्स इवेज़न मतलब चोरी करना आसान हो जाता है। आप 10 लाख की इनकम को 8 लाख रुपए दिखा दो, ठीक है? इस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकते हो आप टैक्स चोरी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी इनकम ऐसी है लाइक लोगों की रेंटल इनकम ऐसी है, कि लोग आज भी बुक नहीं करते, अकाउंट में नहीं लेते, कैश में लेते हैं। जो कैश में पैसा आ गया उस पे आप टैक्स नहीं भरोगे, और टैक्स नहीं भरोगे तो टैक्स इवेज़न ऑटोमैटिकली हो गया। काला धन किसे बोलते हैं? ब्लैक मनी किसे बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं जिस पे आपने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है? इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन और इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स कह रहा है कि हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कम करने में, ठीक है? आपको इस पॉइंट की वैसे ज़रूरत है नहीं, इतना ही बहुत है। ये भी हो ही गया मेरा। एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ हो गया, कैपिटल गेन टैक्स बेटा एग्ज़ाम्पल देख लेना, सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स, एक्साइज़ टैक्स, इधर से जीएसटी हो गया, एक्साइज़ ड्यूटी हो गया, वैट भी ले लेना, एक वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? दिस इज़ अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छे से इसे कवर अप कर लेना, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? आगे देखते हैं कैपिटल रिसीट की। अभी हमने किसकी बात करी है? रेवेन्यू। रेवेन्यू में 2 रिसीट, टैक्स और नॉन टैक्स। बात है कैपिटल रिसीट पे। कैपिटल रिसीट कौन-सी होती है? कैपिटल रिसीट वो रिसीट जो लायबिलिटी को बढ़ा दे, मतलब मैंने लोन ली और असेट को कम कर दे, मतलब मैंने बिल्डिंग बेची। पैसा आया, ठीक है? रिसीट का मतलब पैसा आना और ये कौन से नेचर के होते हैं? ये होते हैं बेटा नॉन रिकरिंग नेचर के। कौन से नेचर के? नॉन रिकरिंग के। बोरोइंग, ठीक है? कह रहा दीज़ आर द फंड्स रेज़्ड बाय गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोरोज़ फ्रॉम। पब्लिक से बोरो करती है, आरबीआई से बोरो करती है, फॉरेन से बोरो करती है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन-कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ठीक है? इन सब लोगों से पब्लिक से भी ले लेती है, आरबीआई से भी ले लेती है, फॉरेन से भी ले लेती है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी लोन ले लेती हैं। इनको बोलते हैं बोरोइंग करना। बोरोइंग होगी तो पैसा आया, आएगा तो रिसीट है तो कौन-सी है? कैपिटल क्योंकि डेली नहीं लिया जाता, रिकरिंग नहीं है, दिस इज़ अ नॉन रिकरिंग, ठीक है? और क्या हो सकता है कैपिटल रिसीट में? रिकवरी ऑफ लोन। हमने लोन दिया था फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड कंट्री को, छोटी कंट्री, ठीक है? उनसे हमने लोन लिया। लोन लिया तो अगर मैं किसी को लोन देता हूँ ना, तो बेटा मेरे लिए वो एसेट बन जाता है। मैं लोन लेता हूँ तो लायबिलिटी है। एसेट बन गया, मेरा रिकवरी हो रही है उस लोन की, मेरा पैसा आ रहा है, मेरा एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। अदर रिसीट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को बेच देती है। डिसइन्वेस्ट करती है, बेच देना इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस में हो गया, एनएससी में हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, दीज़ आर अदर रिसीट। दिस इज़ योर कैपिटल रिसीट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर डाउट होते हैं ना बेटा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है? जो भी होंगे आपके एग्ज़ाम कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। प्लस टेलीग्राम चैनल मैं इस बार आप लोगों का डालने वाला हूँ।
लिंक सीधा-सीधा नीचे आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम पे भी मैं आप लोगों को लिंक डाल दूँगा, जाके उसे फॉलो करो, चीज़ें वहाँ से भी पता चलेंगी प्लस आप लोगों को टेलीग्राम पे भी चीज़ें आती रहेंगी। बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा खर्चे, ठीक है? गवर्नमेंट के खर्चे 2 तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे 2 तरीके कौन-कौन से? एक होते हैं रेवेन्यू, एक होते हैं कैपिटल। रेवेन्यू खर्चे जो बार-बार हो रहे हैं, कैपिटल खर्चे जो साल में 1 बार हो रहे हैं। सरकार ने डैम बना दिया, कौन-सा खर्चा है? कैपिटल, ठीक है? मैंने गाड़ी खरीद ली, कौन-सा खर्चा है? कैपिटल। पेट्रोल, रेवेन्यू। सैलरी, रेवेन्यू। डिविडेंड, रेवेन्यू। इंटरेस्ट पेड, रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज़ एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट असेट या तो असेट्स को बढ़ा दें, सॉरी नीदर क्रिएट असेट नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, सैलरी। यार ना तो असेट को बढ़ाता है, ना लायबिलिटी को कम करता है। कौन से खर्चे हो गए? रेवेन्यू, ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज़ एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ असेट, रीपेमेंट ऑफ लोन, बोरोइंग एक्सेट्रा। दीज़ आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा बजट 3 तरीके का होता है, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। देखो अगर आपके एक्सपेंडिचर और आपकी रिसीट, दोनों रिसीट मिला के, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड बजट। क्लियर? अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, आपके किससे? रिसीट से, तो यहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो गया। गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। आज़ादी के बाद तो आज तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि हमारा बजट कभी सरप्लस गया हो या कभी इक्वल रहा हो, हमेशा डेफिसिट में ही रहे, ठीक है? और जब एक्सपेंडिचर कम हो किससे? रिसीट से, इसको बोलते हैं बेटा सरप्लस बजट। आई होप ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बैलेंस मतलब जब रिसीट और खर्चे दोनों बराबर, खर्चे ज़्यादा नुकसान, खर्चे कम फायदा। क्लियर? तीनों चीज़ें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। बेटा पिछले थोड़ी देर ना आपको वॉइस थोड़ी कम आई होगी, बिकॉज़ मैं माइक लगाना भूल गया था, नीचे रखा हुआ था। ठीक है? थोड़ा-सा वॉइस को एनहांस कर लेना। ठीक है? अब आपको सही क्लियर आ रही होगी। तो अगला आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कब होता है? ठीक है? देखो सिंपल सी अभी मैंने बताया, जब भी आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा होंगे, ठीक है? इनकम क्या बोलते हैं हम? रिसीट। When your expenditure are more than your receipt, then you will be in deficit that is known as budgeted deficit. It refers to a situation when expenditure of the government exceeds the budgeted receipt. अब ध्यान से समझना बेटा, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हैं। जब भी गवर्नमेंट के सारे खर्चों में 2 खर्चे आते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल खर्चे आर मोर देन योर रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। जब दोनों के दोनों इनकम और दोनों के दोनों खर्चे एक से ज्यादा हों, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट से, आप आ जाओगे डेफिसिट में। ठीक है? डेफिसिट कितने प्रकार के होते हैं? बेटा डेफिसिट होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है? सबसे पहला कौन-सा होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। वर्ड समझ में आ रहा होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जो इनकम डेली की है, जो रिकरिंग नेचर की है, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें आती थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट। जब रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कौन सा डेफिसिट आ जाता है? रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब फॉर एग्जांपल समझ के चलो, मेरा महीने का खर्चा जो रेगुलर होता है वो 10,000 रुपए है और मैं कमाता हूँ 8,000 रुपए, ठीक है? मैं 10,000 रुपए का मेरा खर्चा है और मैं कमाता हूँ 8,000 रुपए, मैं 2,000 के नुकसान में जा रहा हूँ, इसी को बोलता हूँ रेवेन्यू डेफिसिट। It is a situation when revenue expenditure exceeds revenue deficit. What is the formula? रेवेन्यू डेफिसिट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इससे क्या इंप्लीकेशन है? कह रहा है इट लीड्स टू रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर विदाउट इन्वेस्टमेंट। भाई एक बात बताओ, आप नुकसान में चले गए, रीपेमेंट का बर्डन बढ़ गया क्योंकि 2,000 रुपए तो कहीं से लाने पड़ेंगे मुझे, लोन लूंगा किसी से, घर बेचूंगा, गाड़ी बेचूंगा, कवर तो करने पड़ेंगे। इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि फालतू का खर्चा करे जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक छोटे से पद का बंदा ना 8-8 पुलिस वाले लेके पीछे चल रहा होता है और खर्चा गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है? जबकि उसे कोई सिक्योरिटी की इतनी नीड है नहीं, जब भी वो चल रहे होते हैं। फालतू का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है ना, उसको अगर ऑटोमैटिकली कम किया जाए ना, तो ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का या फिर राष्ट्रपति या किसी और की अच्छी लेवल पे उनकी देखो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी हैं, चाहे पहले वाले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सिक्योरिटी बहुत मस्त है। तो भाई उन पे अगर खर्चा नहीं करोगे, फिर किस पे करोगे आप लोग? उनको तो बढ़ाना ही, बट छोटे से पद बता रहा हूँ, कि जो बंदा है भी नहीं, अभी कार्यकर्ता ही होगा, वो भी 5-5 6-6 पुलिस वाले लेके चल रहा हो। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है कुछ? अगला डेफिसिट आता है बेटा फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या कहता है? फिस्कल डेफिसिट कह रहा है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को माइनस कर दो। बट यहां ब्रैकेट में लगा देना अदर देन बोरोइंग। ये दूसरा पार्ट है बजट डेफिसिट का। ठीक है? सर मतलब समझ नहीं आया। आपने बताया था टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट जाएंगी तो बजट डेफिसिट होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बजट डेफिसिट में 3 आते हैं। पहला रेवेन्यू, चलो समझ में आता है, रेवेन्यू खर्चे माइनस रेवेन्यू से। दूसरा भी आप फॉर्मूला तो बजट डेफिसिट पे ही लगा रहे हो। बेटा मैंने यहाँ अदर देन बोरोइंग्स लिख दिया। अब ध्यान से समझना। मैंने टोटल खर्चा, रेवेन्यू, कैपिटल वगैरह सब मिला के करा कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है? मैंने सारी इनकम कहाँ-कहाँ से आई मेरी, जो मैंने सैलरी कमाई, मेरी इनकम ट्यूशन से आई, ऑनलाइन आई या कुछ भी जहाँ-जहाँ से पैसा आ सकता था सब। घर भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी मैंने, टोटल इकट्ठे हुए कितने रुपए के? 8,000। अभी मैंने किसी से लोन नहीं लिया है, ठीक है? मैं कितने रुपए के डेफिसिट में हूँ? 2,000 के। गवर्नमेंट ने भी यही करा, 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, 8,000 करोड़ इकट्ठे हो गए, कितने कम पड़ रहे हैं? 2,000 करोड़। सर घर बेच दो। बेटा घर तो बेच चुका हूँ, तभी तो 8,000 करोड़ इकट्ठे हुए थे। सारा जोड़ लिया, ये 2,000 करोड़ क्या करने पड़ेंगे किसी से? लोन लेना पड़ेगा। इस 2,000 करोड़ को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट और इसी को बोलते हैं लोन। इसी को बोलते हैं बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। What does fiscal deficit indicate? It indicates the borrowing requirement of the government. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है? क्या शो करता है ये? बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कितना सरकार को लोन की जरूरत है। ठीक? आगे कह रहा है फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग, वेयर इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स द बजटेड रिसीट। ठीक है? इंप्लीकेशन क्या है? कह रहा है इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? बेटा जब खर्चे ज्यादा होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई ज्यादा होगा, महंगाई बढ़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर। इट लीड्स टू डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंसते चले जाओगे। अब ध्यान से समझो, अगर आप लोगों ने कर्जा लिया, कर्जा लोगे तो उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको फिर से लोन लेना पड़ेगा। आप डेट के ट्रैप में क्या करते जा रहे हो? फंसते जा रहे हो। तो कह रहा है इसकी वजह से डेट ट्रैप बन जाता है। इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा फ्यूचर ग्रोथ, बाप का कर्जा बेटा चुकाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है? हमारे पुरानों ने, सरकार के पुराने जो हमारी सरकार थी उन्होंने कर्जा लिया, आज की जनरेशन भुगत रही है, आज का कर्जा आगे वाली जनरेशन भुगतेगी। फ्यूचर की जो ग्रोथ है ना, वो डाउन चली जाती है ड्यू टू बोरोइंग्स। क्लियर? और तीसरा लास्ट कह रहा है फॉरेन डिपेंडेंस। ठीक है? फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब है, सीधा सीधी बात है भैया, आप सब चीजों के लिए डिपेंड हो गए फॉरेन के ऊपर। पड़ोसियों की बात करते हैं, पड़ोसियों की, सिंपल सी बात है, हर चीज के ऊपर फॉरेन पे डिपेंड है। कभी भी कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, पैसे दे दो थोड़े से। क्या है भाई ये? क्योंकि खुद पैसा नहीं कमा पा रही। हर चीज़ किस पे डिपेंड है? बोरोइंग पे डिपेंड है। वहाँ रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अगला बंदा रशिया पहुँच गया, मेरे को लोन दे दो। कह रहा, "अबे यहाँ तो घर में भाई बचने की मुश्किल हो रखी है और तू मेरे से पैसे माँगने के लिए आ गया।" ठीक है? तो फॉरेन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बेटा एट द टाइम ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्लियर हुआ यहाँ तक? लास्ट वन इज़ प्राइमरी डेफिसिट। 3 डेफिसिट पढ़ा है। पहला, एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को इसमें थोड़ा-सा वो दे देता हूँ, ठीक है? पहला मैंने पढ़ाया आपको रेवेन्यू डेफिसिट। ये किसके अंदर आते हैं बेटा? ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी बजटेड डेफिसिट के अंदर। सबसे पहले मैंने हम लोगों ने पढ़ा था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में सबसे पहला पढ़ा हमने रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? दोबारा से बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट देखा। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट इसके ब्रैकेट में लिख देना अदर देन बोरोइंग्स। ठीक है? एंड लास्ट वन इज योर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है? अब देखो ध्यान से समझना बेटा, प्राइमरी डेफिसिट के लिए एक चीज समझाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 2000
करोड़ रुपए की ज़रूरत, मतलब लोन चाहिए, ठीक है? बट इसमें से 1800 करोड़ रुपए ऐसे थे जो पिछले लोन के, ठीक है? प्रीवियस जो हमारा लोन होगा, उसका इंटरेस्ट पे करना। गवर्नमेंट को पुराने लोन का इंटरेस्ट पे करना था, उसकी वजह से 1800 करोड़ तो ये लेने पड़े और 2000 करोड़ का गवर्नमेंट ने माँगा। तो एक बात बताओ, कितने रुपए की अगर मेरे पे इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे पास कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती? 200 करोड़ रुपए की। दिस इज़ योर प्राइमरी डेफिसिट। मतलब प्राइमरी नुकसान कितना है? ये तो 2000 करोड़ रुपए लेने के लिए मेरे को प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट ने मजबूर कर दिया कि मेरे को 2000 करोड़ लेने पड़ गए। अदरवाइज़ तो प्राइमरी डेफिसिट तो 200 करोड़ का ही आ रहा था। अगर मेरे सिर पे ब्याज नहीं होता ना तो मैं आज मज़े में खेलता होता। ठीक है? प्राइमरी डेफिसिट यही कहता है, इट इज़ द सिचुएशन ऑन फिस्कल डेफिसिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का फिस्कल डेफिसिट को क्या बोलते हैं? अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? इम्प्लीकेशन क्या है? इट शोज़ बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कवर इट्स एक्सपेंडिचर एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। भाई सरकार को कितने रुपए की ज़रूरत थी? सरकार को तो 200 करोड़ की ज़रूरत थी ना। बट 1800 करोड़ रुपए किसने मजबूर किया फिस्कल डेफिसिट लेने के लिए? इंटरेस्ट पेमेंट में। अगर इंटरेस्ट पेमेंट हटा दूँ तो 200 करोड़ के लोन की ज़रूरत थी, यही प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। आगे कह रहा है अ लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट। लो और ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट मतलब ये 200 आ गया, अगर ये ज़ीरो आ रहा होता तो कह रहा है ये इंडिकेट करता है कि इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर मतलब प्रीवियस लोन हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। पिछले लोनों ने ही तो वो फोर्स करवा दिया गवर्नमेंट को, लोन ले लो भाई जाके, अदरवाइज़ तो लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? और कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट की रूट कॉज़ होता है फिस्कल डेफिसिट का। किसी की वजह से आपको लोन लेना पड़ा बट इंटरेस्ट पेमेंट प्रीवियस लोन की, इन्होंने ही तो आपके ऊपर दबाव डाला ताकि आपको लोन लेना पड़े, ठीक है? दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा। गवर्नमेंट बजट के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवाई है, जो-जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जानी है। स्पेशल न्यूमेरिकल्स की एक पूरी वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स वन टाइम करवाने वाला हूँ, ठीक है? अभी जितने भी चैप्टर हैं मैक्रो के, उन्हें 1-2 दिन के अंदर मैं सारे डाल दूँगा, तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से नहीं आ पाया था कंटिन्यू, ठीक है? सारी चीज़ें आप लोगों की डलने वाली हैं। साथ-साथ आप लोगों को आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज़, एवरीथिंग यू विल गेट एज़ यू विल कंप्लीट योर इंग्लिश एग्ज़ाम ऑन 12th। जैसे ही आप कंप्लीट करके आओगे ना, आपको लाइन से चीज़ें मिलने वाली हैं। इतना पढ़ के चले जाना 7-8 दिन मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में झंडे गाड़ के आ जाओ, ठीक है? वीडियो को पूरा कवर करना, सारे कॉन्सेप्ट को लिखना। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, पिछली का आपको लिंक में मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आप लोगों को लिंक में मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? जाके फॉलो कर लो, ठीक है? ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें वहीं पे मिलती रहें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू सो मच।